हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल समिता लर्निंग एकेडमी में। मेरा नाम है डॉक्टर आकिब, एमएस शल्यतंत्र डिपार्टमेंट। आज हम आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं हमारे टॉपर स्टॉक में। ये सक्सेस स्टोरी है डॉक्टर किरण झा की, जो कि एक मीडियोकर स्टूडेंट्स थे और इनकी जर्नी एक प्राइवेट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से राष्ट्रीय संस्थान एनआईए जयपुर तक की जर्नी को हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाके अपने आप को एक मीडियोकर से टॉपर स्टूडेंट बनाया और एआईए पीजीईटी 2020 में रैंक स्कोर करके राष्ट्रीय संस्थान में सीट ली। तो हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर किरण झा को। हेलो डॉक्टर किरण। हेलो। तो हमारे पास आज के टॉपर स्टॉक में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे एआईए पीजीईटी 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके कुछ सवाल हैं जो आज हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपने भी फेस किए होंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि आपने आपको ऐसा कब लगा कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए? पीजी करना चाहिए जब मैं बीएमएस में थी तभी ये चीज मुझे फील हो गई थी कि अगर आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है तो आयुर्वेद में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे रिसर्च की जरूरत है। अगर आयुर्वेद के फंडामेंटल्स को, कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेके आने के लिए, इस पे और इसको और आगे इसमें ज्यादा काम करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे ये चीज फील होने लग गई थी कि इस पे आगे रिसर्च वर्क करना है। अगर इसे और आगे बढ़ाना है तो मुझे मतलब पीजी करनी पड़ेगी, क्योंकि पीजी करने से आयुर्वेद में जो है वो तीन बड़े ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे कि एक हो गया, एक रिसर्च वर्क, एक आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं, एक आप एकेडमिक्स के फील्ड में जा सकते हैं, और इसके साथ साथ एक आप जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो बड़े बड़े ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं अगर आप पीजी करते हैं तो। इसीलिए आयुर्वेद में अगर आपको आगे और काम करना है तो मुझे महसूस होता है कि पीजी करना मैंडेटरी है, और बच्चों को इसीलिए पीजी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हमें कब से पीजी की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, अगर आप बताना चाहें कि कब से पीजी की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, और आपसे पूछे आपने कब से स्टार्ट करी थी? पीजी की प्रिपरेशन के लिए तो जैसे अब देखते हैं कि इवन फर्स्ट ईयर से जो है ये अष्टांग हृदय स्टार्ट हो जाती है, आगे जाके चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इस तरह करके यूजी में ही पीजी की प्रिपरेशन का जो पीजी के का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका बेसिक पार्ट्स जो है वो यूजी में ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये संहितास हो गई, तो क्योंकि बड़ी बड़ी संहिताएं भी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस गोल को लेके चल रहे हैं कि उन्हें आगे पीजी के लिए प्रिपेयर करना है और आयुर्वेद में आगे रिसर्च करनी है, स्पेशलाइजेशन करनी है, तो उनके लिए तो मैं यही बोलूंगी कि जितना जल्दी हो सके, जब भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, वो पीजी की प्रिपरेशन करें, कोचिंग्स लेना स्टार्ट करें। क्योंकि मेरे प्रिपरेशन के दौरान भी मैंने ये चीज फील की कि जिस तरह से हम प्रिपरेशन में यानी कोचिंग में हम जिस तरह से पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को अगर हम पहले ही यूजी में ही अगर उस तरह से पढ़ते तो शायद उस प्रिपरेशन के दौरान कम टाइम में भी हम उसे कर सकते थे। क्योंकि अगर केवल और केवल इंटर्नशिप में आप प्रिपरेशन करते हो तो फिर आपके लिए वो हेक्टिक हो जाता है। ऑफ कोर्स आपको इंटर्नशिप की ड्यूटीज करनी है, साथ में आपको अपनी पढ़ाई मैनेज करनी है। तो फिर मतलब मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगी कि अगर वो पहले से प्रिपरेशन करते हैं तो जब भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें अपनी बेसिक्स जरूर क्लियर करनी चाहिए, और प्रिपरेशन जितने जल्दी हो सके तब से स्टार्ट कर देना चाहिए। इवन मैं भी जब अपने गोल को लेके क्लियर हो गई थी कि मुझे अब प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने भी फाइनल ईयर से कोचिंग्स लेना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद बहुत इंटर्न बढ़िया। में दोबारा कोचिंग की थी, और फिर इस तरह से हुआ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, अगर हम आपसे पूछें कि सिलेक्शन का, अगर सिलेक्शन को, सक्सेस को आप अपने एक वर्ड या एक लाइन में बताना चाहे तो आप क्या कहना चाहेंगे? सिलेक्शन, देखिए सिलेक्शन के लिए तो मैं कहूंगी कि सिलेक्शन एक बहुत बड़ी जर्नी है। बहुत बहुत कुछ बहुत टाइम टेकिंग है। धीरे धीरे करके पहले बेसिक्स से लेके आप अब ऊपर तक पहुंचते हैं। फिर भी अगर
एक लाइन में मुझे बताना पड़े कि सिलेक्शन क्या है, तो मैं कहूंगी कि सिलेक्शन इज इक्वल टू संहिता। अगर आपकी संहिता स्ट्रांग है, चरक हो गई, सुश्रुत, इसमें केवल बड़ी संहिता नहीं, इसके साथ साथ में मैं सारी संहिता की बात करूंगी। बड़ी संहिता के साथ साथ छोटी संहिता है, शार्ंगधर, वाग्भट, काश्यप, सभी सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। लेकिन आपका संहिता पाठ जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा आपका बेसिक्स, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, उतना ही ज्यादा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्रिपरेशन के दौरान सभी स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूंगी कि अपनी संहिता पाठ को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये कई स्टूडेंट्स इस तरह से मतलब ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि नहीं हमें तो ये चीज आती है, फिर कई बार छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। अब संहिता को जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसमें से पढ़ना, कोई नई चीज उसमें से दिखेगी। तो जी अपने संहिता वाले पार्ट को हमेशा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एक वर्ड में शायद यही सही है। काफी 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 सुंदर बताया आपने, सक्सेस इज इक्वल टू समिता, काफी अच्छा है ये। और बट डॉक्टर साहब सवाल ये उठता है कि संहिता आपने भी पढ़ी, संहिता सारे बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी सिलेक्शन काफी कम लोगों का होता है, ऐसा क्यों, बताना चाहेंगे? कि हाँ, ये बात बहुत सही भाई, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स कोचिंग करते हैं, जो भी प्रिपरेशन करते हैं, ऑफ कोर्स वो उनकी प्रायोरिटी होती है, पहली प्रायोरिटी होती है कि संहिता को कंप्लीट करना है। लेकिन वही चीज जो आपको खास ध्यान रखनी चाहिए, जो मैंने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान खास ध्यान दी थी, वो ये था कि संहिता तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसका कितना प्रॉपर रिवीजन आप कर रहे हो। तो जी इस चीज के संहिता पढ़ने के साथ साथ प्रिपरेशन के दौरान आपके माइंड में हमेशा तीन चीज हमेशा होनी चाहिए। जैसे कि जैसे जैसे फर्स्ट चीज हो गई रिवीजन, मतलब संहिता आप पढ़ रहे हो लेकिन अब उसका प्रॉपर रिवीजन कितना कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब बहुत सारी चीजें लाइटली ले लेते हैं कि नहीं ये तो मुझे आता है, ये मैं इजीली कर लूंगी। लेकिन फिर जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है ना, तो फिर बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये जी सिली चीज ये तो मुझे आती थी, ये कैसे नहीं कर पाई मैं, ये कैसे टाइम नहीं कर पाई। तो रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट तो मैं ये बोलूंगी। सेकेंड जी पॉइंट मैं बोलूंगी सिर्फ रिविजन भी नहीं, कंसिस्टेंट रिविजन बहुत जरूरी है। रिविजन के साथ साथ कंसिस्टेंट रिविजन सेकेंडली, और थर्डली इसको मैनेजमेंट करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिविजन, कंसिस्टेंट रिविजन और टाइम मैनेजमेंट, ये तीन चीजें जो साथ में करके करता है। और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो दो तीन चीजें हमेशा अपनी स्ट्रेटेजीज में इन्वॉल्व करें स्टूडेंट्स, हमेशा संहिता को पढ़ने के साथ साथ इस चीज को हमेशा माइंड में रखेंगे, तो फिर हम्म। जरूर सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सही डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आपको भी पता है, लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, काफी सारी संहिताएं हैं हमारे आयुर्वेद में। तो जी बच्चों को जो समस्या आती है इसके अंदर, आपको भी आई होगी, हमें भी आई थी, कि जब अलग अलग आचार्यों के द्वारा अपन मत पढ़ते हैं तो उन्हें याद रखने में काफी समस्याएं आती है बच्चों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे ये फेस करते हैं संहिताएं पढ़ते जी समय। जी तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कुछ? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑफ कोर्स मेरे को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी जब इस तरह से कंपैरेटिवली पढ़ना पड़ता है, आपको सारी संहिता याद करनी है, किसी आचार्य का मत कुछ और है, किसी आचार्य का मत कुछ और है। तो इसके लिए तो इवन मैंने जो मेरे गाइड है डॉक्टर कपिल शर्मा सर, उन्होंने जिस तरह से मुझे गाइड किया, मैंने उनको ही फॉलो किया। उन्होंने जो मेरा इमेज बनाया, मतलब मैं ये रिकमेंड करूंगी कि मैंने जिस तरह से पढ़ाई की, सबसे पहले आप जब शुरुआत में आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप पहले अपनी किसी एक संहिता पे आप अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप अभी चरक संहिता पढ़ रहे हैं, तो चरक संहिता पढ़ी, तभी कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चरक संहिता एक संहिता स्टार्ट की और उसी के साथ साथ कंपैरेटिवली सभी सभी संहिताओं की चीजें उसी में वहीं नोट डाउन करने लग जाएंगे, उसी टाइम सारी संहिता याद करने लग जाएंगे। तो जी मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। पहले एक संहिता पर अपनी कमांड स्ट्रांग रखनी चाहिए, उसको अच्छे से याद करना चाहिए। उसके बाद दूसरे संहिता पे जाना चाहिए, और जब वो दूसरी संहिता पे जाएंगे तो वो याद कर सकते हैं कंपैरेटिवली कि मैंने चरक में तो इस तरह से पढ़ा था, तो सुश्रुत में मुझे अब ये चीज एक्स्ट्रा अलग से याद रखनी है। जैसे जी अब जी मैं कुछ एग्जांपल अगर आपको दूं, तो जैसे शारीर स्थान हो गया। अब चरक जी का शारीर स्थान है, सुश्रुत के शारीर स्थान है, उसमें काफी सारी संख्याएं होती है। तो बिल्कुल। ऐसे कंडीशन में ना क्वेश्चंस गलत होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है।
क्योंकि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मतलब अगर चरक, मान लीजिए पहले चरक पढ़ रहे हैं, उसके शारीर स्थान में ही सारी चीजें वो नोट डाउन करने लग गए कि सुश्रुत में ये है, वाग्भट में ये है, तो वो चीजें और ज्यादा कंफ्यूजन पहले से ही उनका ना तो एक संहिता को लेके क्लियर होगा, ना दूसरी संहिता को लेके क्लियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में तो मैं यही एडवाइस करूंगी स्टूडेंट्स को कि ना पहले किसी एक संहिता पे कमांड स्ट्रॉन्ग रखो। उससे क्या होगा कि एक संहिता की इमेज बिल्कुल क्लियर बनेगी माइंड में, और उसको आधार बना के, उसको बेस बना के आप दूसरी संहिता को भी याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक एक बिल्कुल। करके संहिता को याद कीजिए, और बाद में जब आप रिवीजन करते हैं तब सारी चीजों को एक साथ याद। ओके, बहुत सही बहुत सही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन हमारे पास बच्चों का आया था कि हम थ्योरी तो सारी पढ़ते हैं, लेकिन जब एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो भी फिर भी वो गलत हो जाता है। तो इसमें क्या आप वजह समझते हैं कि थ्योरी पढ़ने के बाद भी बच्चे का एमसीक्यू क्वेश्चन गलत हो जाता है? हाँ, ये भी है कि कई बार बच्चे बहुत अच्छे, मैंने भी नोटिस किया है, मैंने भी देखा है कि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स भी कई बार कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होके क्वेश्चन अटेंड कर देना, कई बार इस तरह से, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कुष्ठ के भेद बताइए। अब आपके हम्म। पास 4 ऑप्शंस हैं, 7, 11, 18 या ऑल। ऐसे में कई बार क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, कई बार ओवर एक्साइटेड होके, हो सकता है वो चौथे ऑप्शन तक, ऑल तक पहुंचा ही नहीं, उसने पहले ही बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर दिया। तो इस टाइम पे जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है, जो आपका जो कॉन्शियसनेस है, वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आप कितने जी। शांति से उस क्वेश्चन को पढ़ते हो, कितने अच्छे से उसको टाइम देते हो, उसको समझते हो, वो भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि आपका पढ़ना। तो बिल्कुल एक तो मैं ये कहूंगी कि बच्चों, स्टूडेंट्स को कि ये क्वेश्चन को एकदम जब भी वो पढ़े तो ध्यान से पढ़े, और उसके साथ साथ मतलब जब भी जो थ्योरी पोर्शन वो अपना पढ़ते हैं, उसके साथ साथ गोविंद पारिक के या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव बुक्स से वो पढ़ाई करते हो, उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस वो सॉल्व करते रहे। हम्म। तो उससे क्या है, उनको ये प्रैक्टिस होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व के आंसर्स कैसे अटेंड करने हैं, उसका उनको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल पेपर्स भी उनको साथ साथ में सॉल्व करना ही चाहिए। ये काफी अच्छी टिप दी आपने बच्चों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, और क्वेश्चन को बार बार पढ़ के सॉल्व करने के लिए, और सारे ऑप्शंस पढ़ने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि आपके अकॉर्डिंग पीजी एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या ट्यूटर की जरूरत होती है? क्या बच्चा किसे ज्वाइन करे, कहाँ ज्वाइन करे, कैसे करे? ये सबसे बड़ा सवाल आता है, क्योंकि आज के सिनेरियो में पीजी की कोचिंग काफी लोग करवा रहे हैं। तो किस हिसाब से, आपके हिसाब से ट्यूटर को चूज करना चाहिए स्टूडेंट को? जी, बहुत जरूरी है ये, बहुत ज्यादा। हर जो भी स्टूडेंट पीजी की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके माइंड में सबसे पहले ये पजल होता है कि हाउ टू चूज अ प्रॉपर मेंटर, और मेंटर चूज करना क्यों जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि शायद सिर्फ सिर्फ कोचिंग करने से, देखो कोचिंग हर कोई ज्वाइन करता है और पढ़ाई भी हर कोई करता है, जो भी प्रिपरेशन के मोटिव से इस फील्ड में उतरता है कि मुझे पीजी करनी है। पढ़ाई हर हम्म। स्टूडेंट करते हैं, कोचिंग भी हर कोई ज्वाइन करता है, जी। लेकिन हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर गाइड का बताने का तरीका अलग होता है। तो हम्म। मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि स्टूडेंट्स को कभी भी ये देखकर अपना मेंटर डिसाइड नहीं करना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, या फिर ज्यादातर लोग कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे भी वहीं ज्वाइन करना चाहिए, या फिर यहाँ से इतने ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं तो मुझे भी वहीं ज्वाइन करना चाहिए, या फिर ये सर अच्छे हैं, किसी ने बता दिया कि ये है तो फिर उनको उनको देख के ब्लाइंडली फॉलो कर लो। बट ये चीज नहीं करनी चाहिए, उन्हें खुद पढ़ना चाहिए। हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है, जहाँ पे वो हमेशा कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए वहीं से वो ज्वाइन करे। और साथ साथ में सही मेंटर होने का, सही गाइडेंस मिलने का जो फायदा है, वो आपको, आपका गाइड जो आपके मेंटर है वो ऐसे होने चाहिए कि ना ही सिर्फ सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी है, एक एक पूरा सफर है। आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपको लास्ट तक पे करते हैं।
तो आपका जो मेंटर होना चाहिए वो आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस दे, आपके हार्ड टाइम में आपको सपोर्ट करे, आप में एक डिसिप्लिन जनरेट करे। इवन मैं मेरे मेंटर डॉक्टर कपिल शर्मा सर की एक बात शेयर करना चाहूंगी। इसमें उनकी बहुत अच्छी हैबिट जो उन्होंने मेरे अंदर डेवलप करवाई वो थी सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्लैंक होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। इवन बिल्कुल लास्ट का टाइम जब रिवीजन का होता है तब बच्चे बस ऐसा कई बार होता है कि बस मैंने सोच के रखा कि कल तो मैं चरक शादिस्तान सारा पढ़ दूंगी, लेकिन कल तक वो कंप्लीट मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी उसका मुझे भी नहीं पता होता। तो एट द टाइम ऐसे पजल्स के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स गुजरते हैं। तो इवन मेरे गाइड ने हमेशा मुझ में ये हैबिट डलवाई थी कि आप जो नेक्स्ट डे करने वाले हो वो उसकी प्लानिंग आपके पास आज होनी चाहिए। हर रोज रात को सोने से पहले आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए कि कल मुझे ये 5 पॉइंट्स कवर करने हैं। तो आप अपने आप से लॉयल रहोगे। एटलीस्ट आप सबसे झूठ बोल सकते हो, आप खुद से नहीं बोल सकते। तो वो सेल्फ बिल्कुल डिसिप्लिन वो इतना ज्यादा मुझे बाउंड करके रखती थी अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी काम को लेके कि मुझे ये चीजें करनी है, मैंने ये अपना शेड्यूल बनाया हुआ। तो स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक शेड्यूल में बांध के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हो सकता है उनको बाकी चीजें डिस्ट्रैक्ट करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो और परेशान करती हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो इन सबको टैकल करने के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शायद प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें बहुत अच्छा बोला आपने। ये हमें स्कूल टाइम से भी सिखाया जाता है कि हमें अपने लाइफ को एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन रखना प्लानिंग, चाहिए, हाँ, एक एक प्रॉपर प्रॉपर प्लान के साथ प्लानिंग, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अ प्रॉपर बिल्कुल प्लान इज बिल्कुल हाफ डन। मतलब मैं तो रियली इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ और मैं हमेशा सबको रिकमेंड करूंगी कि एक प्लानिंग के साथ चलिए आप। अगर बिल्कुल आपने आज प्लानिंग कर ली तो आपका आधा काम शायद वो कम हो गया। आप एटलीस्ट अपने आप से लॉयल हो कि मैंने अपने आप से झूठ नहीं बोला, मैंने जो चीजें डिसाइड की है मैंने वो किया है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे प्रिपरेशन कर लेते हैं बट रिवीजन के टाइम जो मेन टाइम है रिवीजन का इम्पोर्टेंस नहीं समझते। तो इस तरह से अपना शेड्यूल वैसे लास्ट तक आते आते वेस्ट कर देते हैं। तो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन रहकर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत सही आपने बोला डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक सवाल एक बच्चे ने हमसे पूछा, काफी अच्छा पूछा उसने, कि जैसे अभी जो सिनेरियो चल रहा है कोविड-19 का, सेकेंड वेव जो चल रहा है, बच्चों को काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है, काफ़ी न्यूज़ वगैरह में काफ़ी कुछ ऐसा सुनते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो था जब आपने एग्ज़ाम दिया एआईए पीजीटी 2020 का। तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे स्टेबल रखा? आपने कैसे तैयारी करी? क्या-क्या आपने चीज़ें फ़ॉलो करी जिससे आपको रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिले, आपका सिलेक्शन हुआ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में? तो ऐसा क्या आपने कोविड के टाइम पे फ़ॉलो किया जो अदर बच्चों को करने में प्रॉब्लम आ रही है? कुछ शेयर करेंगे? जी हाँ, मैं समझ सकती हूँ अभी की सिचुएशन जो है। हमारे साथ भी इवन मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी इंटर्नशिप में लास्ट टाइम, तब मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हो गई थी। बहुत एकदम से कोविड का आना, सडनली लॉकडाउन लगना, सारी पढ़ाई एकदम से एक बार के लिए तो बंद ही हो गई थी, एकदम से सब कुछ ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाना। तो वो बच्चों के लिए भी एक बहुत ही फेसिंग चैलेंजिंग सिचुएशन थी पिछली बार, और वही सिचुएशन अभी दोबारा भी है। बच्चे जितनी अच्छे से जो तरीका पहले हुआ करता था उतना नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। लेकिन मैं इस टाइम पे सभी से यही सजेस्ट कर, सबको यही सलाह दूंगी कि नेगेटिव न्यूज से बच के रहें, क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत सारी रूमर्स, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज, ज्यादा न्यूज़पेपर्स और न्यूज में भी ज्यादा ना देखें, क्योंकि जितना वो ये सब चीजें देखेंगे उतना वो अपनी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस को, अपनी पर्सनल पढ़ाई को डिस्टर्ब करेंगे। मेंटली ठीक रहना, मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जो उन्हें पसंद है, जैसे कुछ अपनी कोई कुछ प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, इस तरह की एक्टिविटीज करें जो उनको स्ट्रेस से दूर रख सके। और साथ साथ में ऐसी न्यूज से वो बचे कि जो उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आए। रूमर्स बहुत सारे फैलते हैं, एग्जाम्स को लेके बहुत सारे रूमर्स फैलते हैं, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। बार बार डेट्स आगे बढ़ रही थी एग्जाम्स की, जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे और ट्रबल में हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा, कब होगी एग्जाम, क्या होगा, कुछ नहीं पता। बट जी, मैं इस चीज को नेगेटिव ना लेके एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेके उनके पास एक अच्छा टाइम है कि वो अच्छे से रिवीजन कर सके। तो नेगेटिविटी को
छोड़कर पॉजिटिविटी को जब वो एडॉप्ट कर लेंगे थोड़ा, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल नहीं। को टैकल करना आसान है। बस जो रूमर्स हैं और नेगेटिव वाइब्स हैं उनसे बच के रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप आपकी टिप बच्चों को काफी काम आएगी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है आपके तैयारी के समय, कि आप कोचिंग में टेस्ट देते हैं, तो वो कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रिपरेशन के अंदर? ऑफ कोर्स जितना ही ज्यादा पढ़ना जरूरी है, जितना ही ज्यादा रिवीजन जरूरी है, उतना ही ज्यादा आपका सेल्फ असेसमेंट भी जरूरी है। जितना पढ़ रहे हैं, जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस लेवल को आपकी टेस्ट सीरीज भी जज कर सकती है। जी इसमें भी मैं कहूंगी कि सबसे खासियत जो थी मेरे मेंटर डॉक्टर कपिल शर्मा सर की, उनकी टेस्ट सीरीज की एक खासियत थी कि उन्होंने हमेशा हमें नेगेटिव मार्किंग से बचाया। मतलब कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन ये जो हमारे एआईपीजीटी का पैटर्न है नेगेटिव मार्किंग का, उसमें बहुत अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी वो कुछ क्वेश्चंस को तुक्के मार के नेगेटिव में कर लेते हैं, और फिर उनका स्कोर नेगेटिव, मतलब उनके जो मार्किंग अच्छी पॉजिटिव मार्किंग बनी थी वो भी नेगेटिव हो जाती है। तो फिर मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगी कि हमेशा ये चीज माइंड में होनी चाहिए, जो हमारा पैटर्न है वो नेगेटिव मार्किंग का है। तो पहले से ही अपनी प्रिपरेशन, अपनी टेस्ट सीरीज में ये चीज ध्यान रखें कि मेरा मेरा जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत जी होगा तो जो जितने उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो उससे भी वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग को पहले से ध्यान में रखेंगे तो उनकी तुक्के मारने की आदत नहीं होगी। मतलब वही जो पॉजिटिव सबसे खास चीज मुझे लगती थी कि कपिल सर ने हमारे अंदर डेवलप करवाई है, वो है कि हमें पहले से ही तुक्के मारने की आदत नहीं है। तो वो जी चीज, इस बार का पेपर भी थोड़ा सा लेंदी सा था, बहुत बच्चे पजल्ड थे कि टाइम मैनेजमेंट करना, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत एक चैलेंजिंग पार्ट था। लेकिन उस टाइम पे भी नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि एक सिंगल मार्क भी आपकी रैंक कहीं से कहीं कर सकता है। तो बच्चों को अपनी टेस्ट सीरीज के दौरान नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, वरना कई बार अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी ऐसे छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स करके अपना सिलेक्शन नहीं करवा पाते। तो इसलिए ये छोटी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सही। डॉक्टर साहब, तो अगर जैसे इस सेशन को हम खत्म करके कंक्लूड करना चाहें, तो कुछ कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स वगैरह देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को मैं यही टिप देना चाहूंगी कि जैसे मेरे मेंटर ने मेरे अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड डाला है, जो एक डिसिप्लिन वे में एक कॉन्फिडेंस डाला है, इसी तरह से मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि अपना अपना जो शेड्यूल है उसे एक डिसिप्लिन वे में डिसाइड करके रखें, सिस्टमैटिकली पढ़ें। सिर्फ हार्ड वर्क ही जरूरी नहीं है, साथ साथ में स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। ऑफ कोर्स आपको एक लो लेवल से आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ वो हार्ड वर्क ही ना करते रहे, सिस्टमैटिकली स्मार्ट वर्क करें और नेगेटिव वाइब से बचें, और अपने साथ साथ में अपनी कुछ एक्टिविटीज ऐसी रखें जिसमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी डाइट का ध्यान रखना, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि पढ़ाई करना करता है। बिल्कुल स्पेशली बिल्कुल। इस पैंडेमिक के टाइम पे अगर वो मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट नहीं रहे, तो फिर वो चीजें उनकी पढ़ाई को ऑफ कोर्स अफेक्ट करेगी। जैसे मैं भी अपने प्रिपरेशन के टाइम में हमेशा मैंने अपनी एक हैबिट बना ही रखी थी कि मुझे प्राणायाम मेडिटेशन करना ही करना है। और ऑफ कोर्स मैं जरूर हर किसी को रिकमेंड करूंगी कि वो अपनी इस स्पेशली इस प्रिपरेशन के दौरान इसे जरूर अपनी लाइफ में ले, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस कंडीशन से बच्चे गुजर रहे होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी देखनी पड़ती है जो जिसमें कई बार बच्चे लो फील करने लग जाते हैं। तो अपने गाइड के गाइडेंस में और अपनी आपकी अपनी हेल्थ की गाइडेंस के लिए ये इस तरह की चीजें जरूर करनी चाहिए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कॉन्फिडेंट हमेशा रहना चाहिए। जो बच्चा कॉन्फिडेंट रहकर कंसिस्टेंट रहता है, लास्ट तक टिकता है, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करना है, कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना।
तो ऑफ कोर्स 110% वो उसको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता और उसका सिलेक्शन जरूर होगा। तो ये ऐसी कुछ छोटी मोटी ये सारी बिल्कुल टिप्स डॉक्टर मैं साहब। जरूर बोलना चाहूंगी। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं हमेशा इन चीजों को माइंड में रखें और फॉलो करें। डॉक्टर साहब एक छोटी चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे जी। कि जैसा आपका यूजी ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप हमेशा अच्छा स्कोर करते थे, बट आप हमेशा एक मीडियोकर रहे, लेकिन फाइनल ईयर में आपने टॉप किया, देन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीजी क्लियर किया। ऐसा क्या हुआ फाइनल ईयर में, और क्या मिस्टेक आप पहले कर रहे थे 3 साल के अंदर? ये बात तो है कि पहले मैं मेरे बीएमएस के दौरान पहले कुछ साल में बिल्कुल भी सीरियस भी नहीं थी कि मुझे पीजी क्लियर करनी है, पीजी के लिए प्रिपेयर करना है या फिर मुझे पीजी में करना है, आगे फ्यूचर बनाना है। बट जैसे जैसे मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा सा मैंने ये चीज फील की, आयुर्वेद के रेकोनास को फील की कि इसको आगे इनिशिएटिव इसमें मैं और किस तरह से लाती हूँ। कुछ सीनियर्स के अच्छे सीनियर्स के कांटेक्ट में आई, मेरे मेंटर के कांटेक्ट में आई, डॉक्टर कपिल शर्मा सर, उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे सही वे में गाइड किया। और ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी कि एक सही गाइडेंस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैंने उनकी गाइडेंस में फाइनल ईयर से ही प्रिपरेशन, जब भी मैंने ये चीज महसूस की, मैंने अपना गोल सेट किया कि नहीं अब मुझे प्रिपरेशन करनी है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करनी है। जो लेक्चरर्स मेरे यूजी में थे वो मुझे पीजी में फुलफिल करने थे। जिस वे में हम यूजी में पढ़ते हैं उससे कई ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में हम पीजी में परफॉर्म कर सकते हैं, अपना अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसी टाइम मैंने फाइनल ईयर में जब गोल सेट किया था, मैंने कपिल सर की गाइडेंस में पढ़ना स्टार्ट किया। उनकी गाइडेंस में मैंने फाइनल ईयर में टॉप किया था। और वही सारी जो मेरी बेसिक्स थी उसमें मेरे इंटर्नशिप में भी, इंटर्नशिप की ड्यूटीज के दौरान ड्यूटीज करनी होती थी, इतनी भागदौड़ करनी होती थी, साथ साथ में पढ़ाई मैनेज करना होता था। तो उन सब अप्स एंड डाउन्स में मुझे मैनेज करने के लिए वो एक जो मेरी पहले की स्टडीज थी और सर की गाइडेंस थी उसने बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया है। तो मैं भी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगी कि वो भी सही गाइडेंस में सही तरह से और सही टाइम पे स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन। ओके, तो डॉक्टर साहब इस सेशन को कंक्लूड करते हुए, यहीं ख़त्म करते हुए, मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया हमें, और मैं बाकी थैंक स्टूडेंट यू। से भी यही जाते जाते कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, न्यूज़ चैनल्स को ज़्यादा मत देखिए, अपने स्टडी पे फोकस करिए। एक बात जो डॉक्टर साहब की बहुत प्यारी लगी मुझे कि सक्सेस इज इक्वल टू समिता। आप लोग अपनी समिताओं को स्ट्रॉन्ग करें, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है वहाँ पे। अगर आपकी समिता स्ट्रांग है तो आपका सिलेक्शन गारंटेड है। तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए, शेड्यूल बनाइए, और हमेशा अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करिए। तो मैं आप सबका यहीं धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपने हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस आपको मिलते रहें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आप वहाँ पे डाल सकते हैं। हम हर तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय आयुर्वेद।